नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सुवेंदु अधिकारी होंगे पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सुवेंदु के नाम पर लगी मुहर। कल सुबह 11 बजे कोलकाता में होगा शपथ ग्रहण। गृह मंत्री अमित शाह का ममता बनर्जी और कांग्रेस पर डबल अटैक। कहा, बंगाल में दीदी ने अपराधियों को बनाया राजनेता। टीएमसी सिंडिकेट और कट मनी के खेल को करेंगे खत्म। कांग्रेस को अपनी हार पर आत्मचिंतन करने की जरूरत। तमिलनाडु में टीवीके सरकार बनने का रास्ता साफ। कांग्रेस के बाद टीवीके को सीपीआई और सीपीएम ने बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया। एयर इंडिया में कॉस्ट कटिंग की तैयारी। कर्मचारियों का सालाना इंक्रीमेंट कम से कम एक तिमाही के लिए टला, लेकिन नहीं होगी छंटनी। एयर इंडिया के सीईओ कैम्बेल विल्सन ने दी कर्मचारियों को जानकारी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार गिरावट पर बंद। बैंकिंग शेयरों में दबाव। निफ्टी बैंक इंडेक्स करीब 1.2% गिरा। पीएसयू बैंक, मेटल, तेल, गैस शेयरों में बिकवाली। पीएससी रियल्टी इंडेक्स गिरावट के साथ बंद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेश किए अनुमान से कमजोर नतीजे। चौथी तिमाही में कारोबारी मुनाफे में 16% की गिरावट। मार्जिन 18 बेसिस पॉइंट गिरकर 2.93% पर आया। शेयर 7% तक गिरा। टेलीकॉम ग्राहकों की शिकायतों का समाधान होगा आसान। ट्राई का ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को मजबूत करने का प्रस्ताव। शिकायत के समाधान की रेटिंग कर सकेंगे कंज्यूमर। नए जानलेवा हंटा वायरस को लेकर दुनिया भर में चिंता। डब्ल्यूएचओ ने किया 12 देशों को अलर्ट। अभी तक 5 मामलों की पुष्टि। वायरस का संक्रमण सीमित रहने की उम्मीद है। सुवेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में सुवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग गई है। अमित शाह की मौजूदगी में सुवेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान हुआ। सुवेंदु अधिकारी कल कोलकाता में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में टीएमसी और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि सुवेंदु अधिकारी के चार्ज संभालते ही बंगाल में सिंडिकेट और कट मनी खत्म होगा। अमित शाह ने ये भी कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का पतन हो रहा है। उन्हें अपनी हार पर आत्मचिंतन करना चाहिए। गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा और बंगाल के किलोमीटरों दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक होगा। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के लिए आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देश की जनता राहुल गांधी को नेता बनने के बाद सैन हर जगह कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दे रही है और राहुल जी के नेतृत्व में ही इंडिया अलायंस फिर से टूटने की शुरुआत भी हो गई। इधर तमिलनाडु में टीवीके सरकार बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। कांग्रेस के बाद टीवीके को सीपीआई और सीपीएम ने बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन के बाद टीवीके के पास 113 विधायकों का आंकड़ा था, लेकिन वो 118 के बहुमत से कम था। अब 2-2 विधायकों वाले वीसीके, सीपीएम, सीपीआई ने टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ तमिलनाडु में टीवीके सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है।
इधर केरलम में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को बहुमत तो मिल गया, लेकिन सीएम कौन बनेगा इसे लेकर पेच फंसा हुआ है। केरलम में मुख्यमंत्री की रेस में 3 नेताओं के नाम आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के महासचिव और गांधी परिवार के करीबी केसी वेणुगोपाल का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा वीडी सतीशन और रमेश चन्नीथला का नाम भी सीएम की रेस में शामिल है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस विधायकों और सहयोगी दलों की राय के बाद सीएम के नाम पर फैसला होगा। घाटे में चल रही एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों का सालाना इंक्रीमेंट कम से कम 1 तिमाही के लिए टाल दिया है। हालांकि एयरलाइन मैनेजमेंट ने छंटनी की संभावना से इनकार किया है। एयर इंडिया के सीईओ कैम्बेल विल्सन ने कर्मचारियों को ये जानकारी दी है। ज्यादा डिटेल के लिए बात करते हैं रोहन सिंह हमसे जुड़ गए। बताएं रोहन, क्या खबर है सीईओ के हवाले से? जी, आज एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन की एक टाउन हॉल बैठक थी तमाम कर्मचारियों के साथ। उन्होंने जो फोकस किया वो ये कि इस वक्त जिस तरह की स्थिति चल रही है, जिस तरह से वेस्ट एशिया क्राइसिस का इम्पैक्ट है, एटीएफ कीमतों का इम्पैक्ट है, तो कंपनी को अब बहुत ज़्यादा कॉस्ट को लेकर सतर्क होने की ज़रूरत है। और इसके लिए उन्होंने एम्प्लॉयज़ से कहा कि जो गैर ज़रूरी खर्च है उसे कम करने की कोशिश की जाए, साथ ही जो वेस्टेज है, लीकेज है, उसको कम करने की कोशिश की जाए। इसके अलावा जो रेट्स हैं उन्हें रीनेगोशिएट किया जाए। इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हैं चीफ एयर इंडिया के, उन्होंने कर्मचारियों को बताया कि इस तिमाही में, जो अगली तिमाही में जो सालाना इंक्रीमेंट होता है वो कम से कम नहीं होगा। उसके बाद वो डिसीजन लिया जाएगा कि उसके बाद सालाना इंक्रीमेंट कब होता है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल ले ऑफ या किसी तरह की छटनी की फिलहाल कोई जो संभावना है वो नहीं है। हालांकि पिछले साल के जो वेरिएबल पेज थे या फिर जो प्लान प्रमोशन थे वो नहीं रुकेंगे, वो चलते रहेंगे। तो कुल मिला के इस पूरी जो बैठक थी उसमें फोकस ये था कि किस तरीके से जो कॉस्ट है उसे कम रखा जाए। और रोहन, एविएशन की एक और खबर है कि इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए अगर छोटे शहरों से लोग निकलते हैं तो उन्हें बार बार इमिग्रेशन वगैरह का, कस्टम्स का झंझट होता है। इसका कोई उपाय लेकर सरकार आ रही है हब एंड स्पोक मॉडल पर। क्या है ये खबर? जी बिल्कुल, सरकार जून से ट्रायल शुरू करने जा रही है हब एंड स्पोक मॉडल का। बनारस वाराणसी जो एयरपोर्ट है वहां से इसकी शुरुआत होगी। दिल्ली को हब एयरपोर्ट रखा जाएगा और उम्मीद है कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट इस ट्रायल में जाएगी, जिसके बाद बाकी शहरों को भी इससे जोड़ा जाएगा। दरअसल जब आप किसी छोटे शहर से किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में जाते हैं जहां डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो आपको किसी और एयरपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, जैसे इस केस में दिल्ली एयरपोर्ट का। तो अभी के जो नियम है उसके मुताबिक आपको, जब तक आप दिल्ली नहीं आते हैं, आपको एक डोमेस्टिक पैसेंजर के रूप में ट्रीट किया जाता है। दिल्ली में या किसी भी हब एयरपोर्ट पे आप जब दोबारा जाते हैं तो आपको फिर से कस्टम, फिर से इमिग्रेशन जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो इस नए मॉडल में इसको कम कर दिया जाएगा। जो स्पोक एयरपोर्ट है, यानी कि जो छोटा एयरपोर्ट है, बनारस हो, पटना हो या रांची हो, जिसे भी जोड़ा जाएगा, वहीं पे इमिग्रेशन की व्यवस्था की जाएगी, वहीं पे कस्टम की व्यवस्था की जाएगी और आप जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहां तक सीमलेसली जा सकेंगे। इसके लिए दिल्ली जैसे जो एयरपोर्ट है वहां एक ट्रांजिट क्षेत्र बनाया जाएगा, जहां आपको सीधे डोमेस्टिक टर्मिनल से इंटरनेशनल टर्मिनल की ओर ले जाएगा। साथ ही आपको 2 बोर्डिंग पास स्टार्टिंग में इशू कर दिए जाएंगे। एक में डी लिखा होगा, यानी कि वो डोमेस्टिक के लिए काम आएगा, और दूसरा में आई लिखा होगा, जो कि इंटरनेशनल यात्रा के लिए काम आएगा। तो अगले 1 महीने के अंदर सरकार इसका ट्रायल शुरू करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। बढ़ते हैं आगे। एसबीआई ने चौथी तिमाही के अपने नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट बढ़कर 19,683 करोड़ पर आ गया है। साथ ही एसबीआई ने निवेशकों के लिए 17 रुपये 36 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है। बैंक के नतीजों पर एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी से खास बातचीत की नूपुर जैन कुनिया ने। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज़ को समय देने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशन। 80,000 करोड़ का मुनाफा इस साल हमने देखा और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी आपकी गाइडेंस से ऊपर पूरे साल के आती हुई दिखी। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम हो या नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट अनुमान के मुताबिक आती हुई नजर आई। कैसा रहा Q4 और FY27 के लिए क्या गाइडेंस है? मेरे ख्याल से Q4 का नंबर्स भी अच्छा रहा। First of all, thank you, Nupur, for having me on your show. Q4, I think NII impact is everybody, but हमारा guidance था पहले भी that exit NIM will be 3%, which means that Q4 का number थोड़ा कम हो सकता है।
25 बेसिस का जो रेपो रेट कट हुआ है दिसंबर में, दैट फुल इम्पैक्ट विल कम इन द Q4 EBLR का. सो वो एक रीज़न है. दूसरा रीज़न है EBLR लिंक लोन्स ऑल्सो हैव इंक्रीज्ड. दीज आर द टू रीजन्स. बट मेरे ख्याल से अभी जो ये पूरा साल में हमने जो गाइडेंस दे रहा है 3% के ऊपर ही दे रहा है निम का, एंड वो कोई चिंताजनक का कारण नहीं है अभी. एंड रेपो रेट का भी कोई संभावना नहीं है हमारा हाउस व्यू के हिसाब से रिडक्शन और इंक्रीज का. इफ द रेपो रेट रिमेन्स देयर एंड विद द क्रेडिट ग्रोथ व्हाट वी हैव एंड व्हाट गाइडेंस व्हाट वी आर गिविंग, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट हमारा 3% निम मेंटेन करेंगे. बिल्कुल सर, निम का गाइडेंस मेंटेन रहेगा FY27 में भी. लेकिन सर क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो कौन से सेगमेंट से क्रेडिट ग्रोथ ज़्यादा आती हुई दिखेगी FY27 में, और कैसी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करते हो कंसिडरिंग जो मैक्रो इन्वायरमेंट्स है वॉर को लेकर, क्रूड प्राइसेस को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर? सो अभी लास्ट ईयर हमारा गाइडेंस था 13 to 15%. वो जो क्रेडिट ग्रोथ का गाइडेंस हम कंटिन्यू कर रहा है तो इस साल के लिए भी. इस साल में जो अभी तक एक महीने से ज़्यादा हुआ है, क्रेडिट ग्रोथ कंटिन्यूज टू बी रोबस्ट. ये हो सकता है अभी क्रेडिट ग्रोथ इज़ ऑल अबाउट माइक्रोज, राइट. इंडियन इकोनॉमी कैसा डेवलप होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ गए तो कंजम्पशन डिमांड कैसे होगी, ये सब वेरिएबल्स तो है. But if you do not have major impact on the West Asia or a longer impact, I think 13 to 15% credit growth का संभावना तो है. बिल्कुल सर, रीसेंट में 2-3 अनाउंसमेंट्स हुए हैं ECL प्रोविजनिंग को लेकर. उसका क्या इंडस्ट्री और SBI पर इम्पैक्ट रहेगा? साथ ही साथ ECLGS का जो 2.5 लाख करोड़ का है उसमें SBI का 80,000 करोड़ एलिजिबल है, तो दोनों पर आपके क्या कमेंट्स रहेंगे सर? ECLGS एक प्रोएक्टिव मेजर है. गवर्नमेंट वांटेड टू अश्योर MSMEs को दैट कोई प्रॉब्लम है, आपका फंडिंग का प्रॉब्लम है, ये एक स्कीम अवेलेबल है आपको. सो ये काफ़ी अच्छा मेजर है गवर्नमेंट के हिसाब से. एंड 70 to 80,000 करोड़ हमारा जो पोटेंशियल है बेस्ड ऑन आवर असेसमेंट, कोई एलिजिबल कस्टमर कितने हैं, उनका लिमिट कितना है. बट मेरे ख्याल से पूरा 70-80,000 करोड़ का यूटिलाइजेशन नहीं होगा. सो देखा जाएगा. अभी कोई अभी तक अप्रोच नहीं किया. हमने जो स्कीम का गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये 1 हफ्ता और 10 दिन में हम पूरा तैयारी हो जाएंगे. उसके बाद हम पब्लिसिटी भी कर रहा है कस्टमर्स के साथ, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को लेके. देन मेरे वो ECLGS का डिमांड थोड़े दिन के बाद ही पता चलेगा. ECL इम्प्लीमेंटेशन 27 से होगा, 1 अप्रैल 27 से. उससे पहले हम जो मॉडल्स हैं ECL कैलकुलेशन मॉडल्स, उसको पूरा रिफाइन कर रहा है. एंड अभी तो कोई नंबर अराइव नहीं किया है, बट आई थिंक Q2 में हम बता पाएंगे आपको. सर लास्ट क्वेश्चन, डिपॉजिट रेट्स यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है क्या FY27 में? और RBI हमेशा कहता है कि डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं, कैपिटल मार्केट में फ्लोज बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप कौन से नए प्रोडक्ट्स ऐसे लॉन्च कर सकते हैं FY27 में, या इंटरेस्ट मतलब डिपॉजिट रेट्स बढ़ सकती है क्या, जिसकी वजह से थोड़ा वापस फ्लो डिपॉजिट्स की तरफ आए? हमारा हाउस व्यू है अभी रेपो रेट बढ़ेगा नहीं इस साल में, पॉज लॉन्ग पॉज होगा. उसके हिसाब से डिपॉजिट रेट्स भी स्टेबल होगा. आई थिंक इट विल नॉट बी इंक्रीज एंड इट विल नॉट बी डिक्रीज ऑल्सो, बिकॉज ऑल ऑफ अस वांट डिपॉजिट्स. बट डिपॉजिट ग्रोथ रेट हमारा जो बड़ा बेस के ऊपर 11% 12% हम जो ग्रोथ कर रहा है, हमारा खुद का लिक्विडिटी जो भी 3 लाख करोड़ एक्सेस SLR है, ये हमको भरोसा देता है कि ये 13-15% का जो भी क्रेडिट ग्रोथ होंगी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमारा फंडिंग करने में. तो बात आज के बाजार की. कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में आज दबाव देखने को मिला. सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं. बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा कमजोरी देखने को मिली. निफ्टी बैंक इंडेक्स करीब 1.2% टूटकर बंद हुआ है. बाकी हाल बता रही हैं कंचन नौटियाल.
तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार में आज जो हमें गिरावट का सिलसिला है वो देखने को मिला है। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे काफी भारी गिरावट देखने को मिली है। बैंकिंग शेयर्स में भी काफी पेन रहा है। मार्केट के दौरान हमने देखा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नंबर आए थे, नंबर्स में थोड़ा सा पेन दिखाई दिया और वही रिफ्लेक्शन आपको इंडेक्स में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बाकी के सेक्टर्स की बात करी जाए तो आईटी में अच्छा परफॉर्मेंस आज के सत्र में देखने को मिला है। करीबन 1.5% का इजाफा। एफएमसीजी हल्की फुल्की बढ़त के साथ बंद हुआ है और इसके अलावा केवल कैपिटल मार्केट था जहां पे थोड़ी सी तेजी जो हमें है देखने को मिली है। बीएसई के नंबर्स आए थे कल, नंबर्स के बाद ये रिएक्शन है, लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडेक्स की तरफ आप नजर डालेंगे तो वहां पे हमें एक जो पेन है वो जाहिर तौर पे दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा। निफ्टी में टाइटन के नंबर आए, नंबर का रिफ्लेक्शन अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट्स और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में अच्छी खासी तेजी जो है वो आज के सत्र में देखी गई है। लूजिंग पॉकेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करीबन 7% की गिरावट, नंबर्स के बाद ये रिएक्शन। कोल इंडिया, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक में भी वो रब ऑफ इफेक्ट जो है वो देखने को मिला है। इसके अलावा मैंने आपसे बात की थी आईटी सेक्टर की। आज इकलौता सेक्टर था जहां पे सबसे ज्यादा तेजी जो है वो देखने को मिली है। कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम, एलटीएम और साथ ही साथ इन्फोसिस शानदार तेजी के साथ बंद हुए हैं। और इसके अलावा बात करें बैंकिंग शेयर की तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पेन रहा है। एसबीआई का जो इफेक्ट है हमें बाकी के जो बैंकिंग शेयर्स है वहां पे भी जाता हुआ दिखाई दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक भी पेन के साथ बंद हुए हैं। और आज आवाज अड्डा में भी बाजार में चल रही उठा पटक पर चर्चा होगी। बाजार कभी हाँ कभी ना, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। पेंट शेयरों पर आज तेजी का रंग चढ़ा हुआ था। ब्रोकरेज अपग्रेड के बाद एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। इन्वेस्टेक ने शेयरों की रेटिंग बढ़ाई है। पूरी रिपोर्ट समझते हैं श्रेया ठाकुर से। दरअसल एक बड़ा फैक्टर आप देखें तो क्रूड भी 100 के नीचे आया है, उसने भी कहीं ना कहीं सेंटीमेंट सुधारा है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट कि आज इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई थी पूरे पेंट सेक्टर को लेकर, काफी बुलिश रिपोर्ट, पॉजिटिव रिपोर्ट थी और उनका मानना है कि जो हमने कंपटीशन का पीक देखा था इस पूरे स्पेस में, अब वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा धीमा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और बिरला ओपस की अग्रेसिव एंट्री हुई थी, एक्सपेंशन कर रही थी कंपनी लगातार और 3 से 5% तक मार्केट शेयर गेन किया था बिरला ओपस ने, लेकिन अब वहां पर भी धीमापन है और अब जो बिरला ओपस का मार्केट शेयर है वो मात्र 1.5 से 2% रह गया है। तो कंपटीशन कम हुआ है, कॉम्पिटिटर्स का मार्केट शेयर घटा है। इससे अगर इन्वेस्टेक का मानना है कि Q4 में लगभग 8% का मार्केट शेयर हासिल हो सकता है और सेक्टर पे काफी पॉजिटिव व्यू बन रहा है क्योंकि अब कंपटीशन की वजह से थोड़ा प्राइसिंग डिसिप्लिन भी आएगा और हाल में प्राइस हाइक भी लिया गया है जिससे मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा आगे चलकर भी। और इंडस्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो वो काफी पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए एशियन पेंट्स पर साथ ही बर्जर पेंट्स पर होल्ड की राय है। टेलीकॉम ग्राहकों की शिकायतों का समाधान आसान करने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने नया प्रस्ताव रखा है। ट्राई ने ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को मजबूत करने का प्रस्ताव रखा है। कंज्यूमर शिकायत के समाधान की रेटिंग भी कर पाएगा और अगर कंपनी को खराब रेटिंग मिलती है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कैसा होगा ये सब बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। अगर आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या मोबाइल टेलीकॉम कंपनी की सेवाओं से खुश नहीं है, आप गलत बिलिंग की शिकायत करते हैं, आपको सेवाओं की खराब क्वालिटी की शिकायत करते हैं और कंपनी आपको समाधान नहीं देती है, तो अब ऐसा नहीं होगा। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने कंज्यूमर ग्रीवियंस रिड्रेसल को मजबूत बनाने का एक प्रस्ताव रखा है। इसके मुताबिक जब आप कंपनी के पास गलत सेवाओं की शिकायत करेंगे, कंपनी आपको एक समाधान देगी। अगर आप उससे खुश नहीं है तो आप कंपनी के जो ग्रीवियंस रिड्रेसल है उसकी रेटिंग कर सकते हैं। 1 से 5 के बीच में आपको ये रेटिंग करनी होगी। अगर ये रेटिंग आपकी आशाओं के मुताबिक नहीं होती है या ये आप कम रेटिंग करते हैं तो जो कंपनी है उसके ऊपर 1,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और ये बहुत सारी शिकायतें पूरे देश के अंदर आती हैं तो कंपनी के ऊपर अधिकतम 1 क्वार्टर के अंदर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, कंपनियों को अपनी सेवाएं सुधारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो कंपनी है उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर भी कंज्यूमर कॉर्नर देना पड़ेगा जहां पर उनको बताना पड़ेगा कि किस तरह से वो ग्रीवियंसेस को हैंडल कर रही है। तो बदलते वक्त के साथ साथ टेलीकॉम की सेवाओं का भी स्वरूप भी काफी तेजी से बदला है। तो अब ट्राई
चाहता है कि ये पूरी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया जाए, तो इसके लिए कंसल्टेशन पेपर जारी हुआ है। 5 जून तक सभी से इस पर राय मांगी गई है। उसके बाद ट्राई नए नियमों को नोटिफाई कर देगा और उसके बाद आप अपने जो समाधान मिलता है उसकी रेटिंग भी कर सकेंगे। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए लॉन्च की गई एनपीएस वात्सल्य स्कीम के खराब प्रदर्शन से सरकार नाराज है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA समेत सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को मिशन मोड में काम करने के लिए कहा है, ताकि एनपीएस वात्सल्य स्कीम में निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। पूरी डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए 18 साल से कम उम्र वालों के लिए लॉन्च की गई विशेष एनपीएस वात्सल्य स्कीम के खराब प्रदर्शन से सरकार बेहद नाराज है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि एनपीएस वात्सल्य के लॉन्चिंग के 18 महीने बीतने के बावजूद भी इससे महज करीब 2.25 लाख ही सब्सक्राइबर जुड़े हैं। लिहाजा इस ठंडे परफॉर्मेंस के बाद सरकार ने निर्देश दिया है सभी बैंकों को और पेंशन फंड्स रेगुलेटर को कि इस स्कीम को रिव्यू किया जाए, ताकि इसमें जरूरी बदलाव करके इस स्कीम को ज्यादा आकर्षक बनाया जा सके। साथ ही साथ बैंकों को भी सरकार ने निर्देश दिया है कि वो ब्रांच स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएं और संपर्क अभियान चला के लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस स्कीम से जोड़ने का प्रयास करें। साथ ही साथ एक डेडिकेटेड कैंपेन भी चलाने के लिए कहा गया है, ताकि एनपीएस दिवस जो 1 अक्टूबर को आता है उससे पहले इस स्कीम का टर्न अराउंड किया जा सके। दरअसल इस स्कीम को लॉन्चिंग के बाद से ही काफी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा था, लिहाजा इस साल के शुरुआत में इसमें कुछ बदलाव किए गए ताकि इस स्कीम से ज्यादा लोग जुड़े, लेकिन अभी भी इस स्कीम को लेकर लोगों का ठंडा रुख बरकरार है। विदेशों से वापस अपने देश में पैसा भेजने वालों में भारतीय नंबर 1 है। साल 2024 में भारत को रिकॉर्ड 138 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिला है। आखिर कैसे भारत दुनिया का नंबर 1 रेमिटेंस देश बन गया, देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो या फिर कनाडा, दुनिया के हर बड़े देश में भारतीय काम कर रहे हैं। कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, कोई डॉक्टर है, तो कोई बिजनेस प्रोफेशनल। इन्हीं भारतीयों की कमाई का बड़ा हिस्सा अब भारत लौट रहा है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के मुताबिक 2024 में भारत को विदेशों से करीब 138 अरब डॉलर यानी लगभग 11 लाख करोड़ रुपए मिले। Outside of India, countries like US, UK, UAE, Canada, etc. तो ये एक बहुत बड़ा अपने लिए एक मार्केट है अक्रॉस द ग्लोब। 1 सेकेंड थिंग, ये जो पैसा अपने को इनवर्ड आ रहा है, दिस विल आल्सो ऑफसेट आवर डिमांड फॉर दीज करेंसीज। जैसे अपने को ट्रेड के लिए अपने को डॉलर्स चाहिए, पाउंड्स चाहिए होता है, तो ये डिमांड को ऑफसेट करता है और ये आके रुपी को भी स्टेबिलिटी देता है। See, when your demand is offset, जो प्रेशर रुपी के पास रहता है उसको आके ये कंट्रोल करता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 100 अरब डॉलर से ज्यादा रेमिटेंस हासिल की है। भारत के बाद चीन और फिलीपींस जैसे देशों का नंबर है। दिलचस्प बात यह है कि पहले खाड़ी देशों में काम करने वाले लोगों से ज्यादा पैसा आता था, लेकिन अब अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में हाई स्किल जॉब्स करने वाले भारतीय भी बड़ी मात्रा में पैसा भेज रहे हैं। दुनिया में भारतीय डायस्पोरा सबसे बड़ा है। करोड़ों भारतीय अलग अलग देशों में रहते और काम करते हैं, लेकिन बाहर काम करने का मतलब हमेशा ब्रेन ड्रेन नहीं होता, क्योंकि इनमें से अधिकतर भारतीय वापस देश में पैसा भेजते हैं। और अगर बात वापस घर में पैसा भेजने की हो तो इसमें भारतीयों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। रोहन सिंह, दिल्ली। इसी के साथ यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अमेरिकी कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका लगा है। रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद अब 10% एडिशनल टैरिफ को भी वहां के कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया है। इसके साथ ही ट्रंप की तरफ से लगाए गए सभी टैरिफ खत्म हो गए हैं। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, इस खबर का असर किन पर पड़ेगा और भारत के लिए इसमें क्या खास है?
देखिए, पूरी खबर का मुख्य ये है लाइन कि दरअसल ट्रंप ने जितने भी टैरिफ लगाए थे अपने शासनकाल में, वो सारे टैरिफ एक तरीके से गैर कानूनी करार दे दिए गए हैं। वो टैरिफ अब लागू नहीं रहेगा। इससे पहले आपको याद होगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाया था ट्रंप ने, उसको वहां के कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया था। उसके बाद एक और टैरिफ जो 10% का एडिशनल टैरिफ लगाया था ट्रंप ने, उसको भी अब कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया है। और इस 10% एडिशनल टैरिफ को गैर कानूनी करार देने के बाद अब ट्रंप के लगाए गए सारे टैरिफ कह सकते हैं कि एक तरह से खत्म हो चुके हैं। ये 10% टैरिफ ट्रंप ने लगाया था वो 20 फरवरी को लगाया था, और उसने कहा था कि जितने भी देश हैं सभी देशों पर ये 10% का टैरिफ लगेगा। यानी उन देशों से यूएस में कोई चीज आएगी तो उस पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। उसको सेक्शन 122 के तहत लगाया गया था। कोर्ट ने यह कहा है कि 122 का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस होती है, उसे दूर करने के लिए टैरिफ लगाया जाता है। लेकिन ट्रंप ने ये ट्रेड डेफिसिट को दूर करने के लिए ये टैरिफ लगाया है, इसलिए ये गैर कानूनी है और इसका कोई औचित्य नहीं है। इसमें केवल पेंच ये है कि ये जिन याचिकाकर्ता थे, 3 याचिकाकर्ता थे, उन 3 याचिकाकर्ता जो थे उनके लिए ही राहत है, बाकी के लिए राहत नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में दुनिया के हर देश को इसका फायदा मिल सकता है। और भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अभी यूएस के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है, तो एक्सपर्ट का कहना है कि अभी इस हालात में ट्रेड एग्रीमेंट ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ के बदले जो ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे थे, अब टैरिफ तो लगभग खत्म हो रहा है, तो ट्रेड एग्रीमेंट को नए सिरे से समीक्षा करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे। हंटा वायरस को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। WHO ने 12 देशों को अलर्ट किया है। WHO के मुताबिक क्रूज शिप में वायरस का पाया जाना एक गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन वायरस का संक्रमण सीमित रहने की ही उम्मीद है। मुख्य रूप से चूहों से फैलने वाले हंटा वायरस के अभी तक 5 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। हंटा वायरस से जुड़ी पूरी डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, क्रूज शिप पर वायरस संक्रमण फैलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। WHO ने कहा है कि क्रूज शिप पर जिस पर 150 लोग सवार हैं, वहां पर वायरस फैलना एक गंभीर मामला है। हालांकि ये कहा गया है कि इस वायरस का असर सीमित रह सकता है। दरअसल 2 मई को नॉर्थ अमेरिका से एक क्रूज शिप MV होंडियास निकला था, जिसमें करीब 150 लोग सवार थे। इसमें अभी तक 8 लोगों को सांस संबंधित गंभीर मामले सामने आए थे, जिसमें से 5 लोगों को इस वायरस की पुष्टि हो चुकी है और एक जर्मन नागरिक के मौत की भी खबर है। उसके बाद से ही इस पूरे मामले में सनसनी फैल गई है। खासतौर से देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से अमेरिका समेत 11 यूरोपियन देशों को अलर्ट भेजा गया है। हालांकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो अगर सावधानी बरती गई तो इस वायरस का संक्रमण ज्यादा नहीं फैल पाएगा। मुख्य रूप से जो चूहे होते हैं उनके एक्सक्रीटा से ये वायरस फैलता है हवा के जरिए, और ये चूहों से सीधे इंसान के संपर्क में आता है और इंसान को अपना निशाना बनाता है। लिहाजा अब इसको लेकर सावधानी बरती जा रही है और इसके लिए जो संक्रमित शिप है उसको केप वर्ड से, जो स्पेन का एक कैनरी आइलैंड है, वहां पर भेजा जा रहा है, जहां पर उसकी निगरानी की जाएगी और उससे जो वायरस है उसे निपटने के प्रयास किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कहा जा रहा है कि इसका असर सीमित रहने के आसार हैं। आज गिफ्ट सिटी गांधीनगर में इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग समिट 2.0 का मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आगाज किया। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि 2 हफ्ते में कोच्चि लक्षद्वीप के बीच सी प्लेन सेवा शुरू हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में रिपोर्ट 1 महीने में आ सकती है। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सी प्लेन का जिसपे लगता था कि ये नासंभव है भारत में चलाना, उसके सी प्लेन इंडस्ट्री के साथ हमने बैठा और उसके सारे समस्याओं को हमने सुलझाया और आज फिर से सी प्लेन ऑपरेशंस हमारे भारत में कोच्चि से लक्षद्वीप तक, लक्षद्वीप आइलैंड्स के लिए स्पेशली हम 2 हफ्ते में उसको भी शुरू करने वाले हैं। सी प्लेन ऑपरेशंस केवल आइलैंड प्लेसेस के लिए नहीं या कोस्टल एरिया के नहीं, जहां पे भी आपके पास पानी है या रिजर्वायर है, यहाँ पे नदी या फिर अच्छा सा लेक है,
वहाँ सब में भी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, एयरक्राफ्ट की कनेक्टिविटी आप सी प्लेन के तहत दे सकते हैं। इससे नॉर्थ ईस्ट का हो, हिली रीजन्स हो, या खास करके गुजरात में भी पहले किया था, केवाड़िया, उसका भी एक प्रयास किया गया था। तो ये सारे इकोसिस्टम्स को हम फिर से खोल सकते हैं ये सी प्लेन ऑपरेशंस के तहत। तो ये बहुत अच्छा इंटरवेंशन रहा है और इसी महीने में हम उसको भी शुरू करने वाले हैं। 1 साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। एआई भी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मोस्टली 1 महीने तो लगेगा। मुंबई में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मौत के लिए जिस तरबूज को शुरुआत में जिम्मेदार माना जा रहा था, अब वही इस केस की सबसे अहम कड़ी बन गया है। फॉरेंसिक जांच में सामने आया है कि 4 लोगों की मौत जिस केमिकल से हुई है, जहर से हुई है, वो जहर तरबूज के अंदर मौजूद था। 11 दिन की जांच, 50 से ज़्यादा टेस्ट के बाद ये सच सामने आया है। मुंबई के पायधुनी में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि 4 की मौत जहर से हुई और ये जहर था जिंक फॉस्फाइड, जो आमतौर पर चूहे मारने की दवा में इस्तेमाल होता है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये जहर सिर्फ मृतक परिवार के शरीर में नहीं, बल्कि उस तरबूज के अंदर भी मिला जिसे परिवार ने मौत से पहले खाया था। यानी साफ है कि जहर तरबूज के अंदर तक मौजूद था, लेकिन ये वहां कैसे पहुंचा, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। 11 दिनों में एफएसएल ने 54 से ज्यादा टेस्ट किए, जिसके बाद ये साफ हुआ कि मौत की वजह जिंक फॉस्फाइड जहर ही था। जिंक फॉस्फाइड, जो आमतौर पर चूहे मारने की दवा के रूप में इस्तेमाल होता है, शरीर में पहुंचने के बाद पेट के एसिड के संपर्क में आकर फॉस्फीन नाम की जहरीली गैस बनाता है। ये गैस शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करती है और तेजी से ऑक्सीजन लेवल गिरा देती है, जिससे हालात बेहद गंभीर हो जाते हैं। इस जहर के असर से उल्टी, चक्कर और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण सामने आते हैं। शरीर में जाने के 30 मिनट बाद इसका असर शुरू हो सकता है और 6 घंटे के अंदर स्थिति जानलेवा बन सकती है। गंभीर मामलों में लीवर और किडनी फेल होने का भी खतरा रहता है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि जहर किसी ने जानबूझकर मिलाया या ये किसी लापरवाही का नतीजा है। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। हत्या, आत्महत्या और हादसा, तीनों संभावनाएं खुली हैं। फल विक्रेताओं द्वारा दुकानों में चूहों से बचाव के लिए दवाइयों के इस्तेमाल की भी जांच हो रही है। और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी खबरों से रहिए अपडेट, जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।